आज का हमारा लेक्चर पुराने लेक्चर की कंटिन्यूटी पर मबनी है, जो कि था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें हमने ये जाना था कि ब्लैक बॉडी हम एक ऐसी बॉडी को कहते हैं जो कि तमाम की तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एब्सॉर्ब कर ले, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ऐसी रेडिएशंस होती हैं जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। जबकि हमने ये जाना था कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन असल में हम कहते हैं रेडिएशंस जो एक ब्लैक बॉडी से निकलती हैं किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उन रेडिएशंस को हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। जबकि रेडिएशंस क्या है, ये एक तरीकेकार है कि कैसे हीट को ट्रांसफर किया जाए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, लेकिन इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के आज के लेक्चर में हम ये जानना चाहते हैं कि सबसे पहले हम एक ब्लैक बॉडी को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी कि कैसे बना सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था कि ब्लैक बॉडी क्या है, कि ऐसी बॉडी जो कि तमाम रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या करती है, एब्सॉर्ब करती है। और इसके नाम से जाहिर हो रहा है कि ये ब्लैक बॉडी है, तो इसका मतलब है कि किस तरह की एक ऐसी बॉडी होगी जो कि कैसे अपीयर होगी, बिल्कुल ब्लैक रंग की तरह। तो यहाँ पे इसको मैं लिख सकता हूँ कि ब्लैक बॉडी अपीयर्स एज ब्लैक। तो ब्लैक बॉडी को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यानी कि बनाने के लिए हम इस डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे, जो कि मैं आपके सामने ले आया हूँ यहाँ पर, जिसमें हमारे पास एक ये क्यूब की शेप है। तो यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, एक क्यूब है। जैसे जैसे आपका घर का कमरा होता है, उसमें आपने एक इस तरह की एक कैविटी क्रिएट की है, जबकि कैविटी हम कहते हैं हॉलो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा एक ऑब्जेक्ट जो सफेयर की शेप का हो, जैसे कि क्रिकेट की बॉल होती है या टेबल टेनिस की बॉल। और हॉलो का मतलब अंदर से खोखली, जैसे टेबल टेनिस की बॉल अंदर से खोखली होती है, या खाली कह लेना चाहिए। इसके अलावा भी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं, लेकिन अभी हम जो है वो हॉलो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, कैविटी की जो शेप है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर एक होल क्रिएट किया गया है। होल इस वजह से क्रिएट किया गया है ताकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो असल में इंटर हों इस कैविटी के अंदर। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, जैसे मैंने बताया था, इनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते, रेडिएशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह की वेव्स के साथ। और वेव्स की खास बात ये होती है कि ये एनर्जी को कैरी करती हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। और इन्हीं वेव्स की रेडिएशंस की खास बात ये होती है कि इनके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई के साथ। फिर इनके पास वेव्स की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि होती है कितने नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट हुए एक सेकंड में, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो वेव्स की प्रॉपर्टी एक फ्रीक्वेंसी होती है, इसके साथ साथ वेवलेंथ होती है, जो कि दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला है उसको हम वेव लेंथ कहते हैं, जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलें, यहाँ पर जो सिंबल्स लिखे हैं इनकी रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं लिख भी देता हूँ कि किसका क्या मतलब। ई से एनर्जी, एफ से फ्रीक्वेंसी, लैम्डा से वेव लेंथ। ये तो अभी डायग्राम हुई ना। अब इसके अलावा जो इसके इर्द गिर्द मौजूद है हमारे पास, वो अभी क्या है, वो हमारे पास इस जो मैं ब्लैक बॉडी बनाना चाह रहा हूँ उसकी ये क्या है, ये एक्चुअली हमारे पास उसकी क्या है, सराउंडिंग है। यानी कि इर्द गिर्द का जो एरिया है, उसके अलावा जिस चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं। जो उसके अलावा चीज़ होती है वो क्या होती है, वो सराउंडिंग होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम है वो हमारे पास ये कैविटी और जिसमें ये मौजूद है वो है, जबकि सराउंडिंग उसके अलावा हर एक जो चीज़ मौजूद है वो सराउंडिंग है। और जो चीज़ सराउंडिंग को सिस्टम से फर्क करती है उसको हम बाउंड्री कहते हैं। तो ब्लैक बॉडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जो इनर वॉल्स हैं या जो इनर साइड है हमारे पास इस कैविटी की, इसको ब्लैक पेंट कर देना। तो पहला स्टेप क्या हो गया, पेंट द इनर साइड विथ ब्लैक। वो इस वजह से क्योंकि जो ब्लैक होता है वो एक अच्छा एब्जॉर्बर भी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का और एक अच्छा इमिटर भी है। उसके बाद अगला स्टेप ये था कि आपने यहाँ पर क्या करना है, एक होल क्रिएट करना है। होल से क्या होगा कि रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंटर होंगी। वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिफरेंट पॉइंट्स पर आके स्ट्राइक करेंगी, यानी कि हिट करेंगी। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, फिर किसी इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर सकती हैं, इस पॉइंट पे आके स्ट्राइक कर सकती हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आके स्ट्राइक करेंगी तो आपके पास क्या होगा कि ये जो रेडिएशंस हैं कैविटी के अंदर मल्टीपल जगह पर, यानी कि बहुत सारी जगह पर ये क्या होंगी, ये रिफ्लेक्ट होंगी। और जो रिफ्लेक्शन है वो असल में इसी कैविटी के अंदर ही अकर कर रही होगी। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि स्मॉल होल क्रिएट करने से क्या होगा कि जो मल्टीपल रिफ्लेक्शंस हैं किस चीज़ की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, वो अकर करेंगी इस कैविटी में। और हर जिस पॉइंट पर जाकर ये रेडिएशन स्ट्राइक करेंगे शुरू में, वहां पर कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उन रेडिएशंस की और कुछ रिफ्लेक्ट बैक होगी, यानी कि बाउंस बैक होंगी। फिर जब यहाँ से बाउंस बैक होके इधर गई तो चूंकि हमने क्या किया था कि आपके पास जो इनर वॉल्स थी किसकी, कैविटी की, उसको क्या पेंट किया है, ब्लैक पेंट किया ना। तो मैं यहाँ पे उसको ब्लैक से वाज़ह भी कर देता हूँ।
तो ये रेडिएशंस तब तक रिफ्लेक्शंस करती रहेंगी जब तक सारी की सारी जो एनर्जी ये रेडिएशंस कैरी कर रही हैं वो एब्सॉर्ब ना हो जाए। और वो एब्सॉर्ब कौन कर रहा है? यहाँ पर वो कैविटी कर रही है। अब सवाल ये है कि कैविटी जब इन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेगा तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? तो जब कैविटी की वॉल्स इन रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेंगी तो कैविटी की जो वॉल्स के एटम्स हैं, यहाँ पे चले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ कि मैं आपके पास यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ और फिर यहाँ पे एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मान लीजिए कि यहाँ पर एटम्स हैं, ठीक है, और उन एटम्स को तो वो एटम्स मैं यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ मैं समझाने के तौर पर। तो ये एटम्स क्या है? एक सॉलिड के एटम्स है ना, तो आपके पास क्या होगा, ये एटम्स क्लोजली अटैच होंगे एक दूसरे के साथ। तो अब क्या होगा कि जब आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इन पर फॉल करवाई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होने के साथ साथ वो उनकी जो एनर्जी है वो असल में क्या हो रही है, वो एब्जॉर्ब हो रही है। और वो एनर्जी कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? वो तो असल में ये एटम्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं ना। जब ये एटम्स आपके पास एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेंगे तो एटम्स के एनर्जी एब्जॉर्ब करने से जो वाइब्रेशंस है एटम्स की वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब वाइब्रेशन बढ़ती है एटम्स की, क्योंकि एटम्स क्लोजली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपके पास वाइब्रेशन का मतलब है बैक एंड फोर्थ जो मोशन है वो एक्चुअली इनकी क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। तो जब वाइब्रेशन बढ़ेगी इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो मोशन है इन एटम्स की वो क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। और मोशन के इंक्रीज होने से कौन सी एनर्जी बढ़ती है? वो जो एनर्जी बढ़ती है वो तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। लेकिन चूंकि यहाँ पर तो हमारे पास बहुत सारे एटम्स हैं, कितने सारे हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स हैं। और एक एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, जिसको हम 1Na से रिप्रेजेंट करते हैं, उसके अंदर आपके पास 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द रेज़ पावर 23 पार्टिकल्स होते हैं। तो इतने जब लार्ज एटम हो गए तो हम सिंगल पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी की बजाय हम किसकी बात करेंगे, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स की। तो मोशन इंक्रीज होने से जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स है वो एक्चुअली क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी। जब एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएगी तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो टेम्परेचर है वो क्या हो गया है, वो इंक्रीज हो गया है। और जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट अब क्या है, वो हॉट है, यानी कि पहले की बानिस्बत अब वो ज़्यादा गर्म है। तो यूं अब जो हमारी ब्लैक बॉडी बनाई थी हमने, जो कि आपके पास एक कैविटी की मदद से बनी, वो अब क्या करने लग जाएगी, वो रेडिएशंस को इमिट करने लग जाएगी। और ये रेडिएशंस क्योंकि ब्लैक बॉडी से इमिट हो रही है तो इस वजह से इन रेडिएशंस को हम क्या कहते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अब सवाल है कब तक रेडिएशंस इमिट होंगी, कब एब्जॉर्ब होंगी। अब हम जरा उनके सिनेरियो पे चलते हैं। अब यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास यहाँ पे दो चीजें हैं, एक ही सिस्टम है, एक ही सराउंडिंग है। तो जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको हम कह लेते हैं कि वो TS है, जिसको मैं कहता हूँ कि टेम्परेचर ऑफ क्या है, वो सराउंडिंग। जबकि हमारे पास ये जो ब्लैक बॉडी बनी है इसका जो टेम्परेचर है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ T टेम्परेचर के लिए, और B रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर। तो हमारे पास टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी को हम रिप्रेजेंट करें TB से। अब ये जो ब्लैक बॉडी है हमारे पास, ये ज्यादा रेडिएशंस तब एब्सॉर्ब करेगा जब आपके पास जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ज्यादा हो, किससे, हमारी ब्लैक बॉडी से। यानी कि जब TS ग्रेटर देन होगा TB से, सॉरी, तो जो रेडिएशंस एब्सॉर्ब कर रही होगी ये ब्लैक बॉडी वो ज्यादा होगी बानिस्बत इसके जो कि उससे इमिट हो रही होंगी। तो फिर मैं लिख सकता हूं कि ये क्या है, हमारे पास ब्लैक बॉडी विल एब्सॉर्ब्स, इस सिनेरियो में क्या करेगी, वो ज्यादा रेडिएशंस को एब्सॉर्ब करेगी। अब अगर जो ब्लैक बॉडी है हमारे पास उसका टेम्परेचर TB ग्रेटर हुआ सराउंडिंग के टेम्परेचर से, तो चूंकि हम ये जानते हैं कि जो हीट है वो फ्लो करती है, ये रेडिएशंस ये वाली ये मूव करेंगी हाई टेम्परेचर रीजन से किस तरफ, लो टेम्परेचर रीजन की तरफ। तो फिर ये जो ब्लैक बॉडी है ये ज्यादा एनर्जी को रेडिएट करेगी। एक पॉसिबल सिनेरियो यह है कि ये जो ब्लैक बॉडी है, जितना टेम्परेचर हमारे पास अब सिस्टम का सॉरी सराउंडिंग का हो यानी कि TS, उतना ही टेम्परेचर हमारे पास बाउंड्री का हो यानी कि TB। तो उस सिनेरियो में एक्चुअली थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। और थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि जो टेम्परेचर सराउंडिंग का है वही ब्लैक बॉडी का है। तो उसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जितनी रेडिएशंस इमिट हो रही होंगी असल में उतनी ही एब्जॉर्ब हो रही होंगी। या यूं कह सकते हैं कि जितनी रेडिएशंस इस ब्लैक बॉडी से रेडिएट हो रही होंगी, जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, वो बराबर होंगी जितनी रेडिएशंस ये ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, या ये बॉडी एब्जॉर्ब कर रही है, जिसकी वजह से हम उसको क्या कह रहे हैं, ब्लैक बॉडी। तो जो ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस इमिट हो रही होती हैं उनको कंप्लीट डिटेल के साथ स्टडी करने के लिए ज़रूरी है कि जो थर्मल इक्विलिब्रियम है वो अचीव हुआ हो, यानी कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो ब्लैक बॉडी के बराबर हो। अब इस चीज़ की जो फर्दर डिस्कशन है वो फिर हम अब नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर करेंगे। और उसके साथ साथ हम ब्लैक बॉडी से जुड़ा हुआ एक वाइन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है उसको भी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज हमने
जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में पढ़ा कि हम कैसे एक ब्लैक बॉडी को बना सकते हैं और थर्मल इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है।